नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग मनोविज्ञान के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि सीटेट ही नहीं बल्कि जितने भी टेट एग्जाम्स हैं ना, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर कॉल के बटन पर सेट करें। तो चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। यहाँ पर दोस्तों जो एक बच्चे की वृद्धि और विकास होता है ना, तो उसके अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि पूछी गई है। तो वह कौन सी है, यहाँ पर देखेंगे मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या फिर सांख्यिकी विधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक जो अच्छी विधि मानी जाती है ना, विकासीय विधि मानी जाती है। कौन सी विधि मानी जाती है, विकासीय विधि जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर वृद्धि और विकास की। तो जो वृद्धि रहती है ना, इसको हम बाहरी तौर पर देख सकते हैं, इसीलिए दोस्तों इसको मात्रात्मकता के अंतर्गत गिना जाता है। ठीक है ना, मात्रात्मक मतलब जो मात्रात्मक रहती है ना, उसके अंतर्गत गिना जाता है। और विकास को दोस्तों यहाँ पर गुणात्मक, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों हम विकास को बाहरी तौर पर देख नहीं सकते हैं, इसी वजह से। विकास दोस्तों सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है। और यहाँ पर दोस्तों गर्भ अवस्था में सर्वप्रथम जो बच्चे का सिर रहता है ना, उसका विकास होता है। तो याद रखना दोस्तों, ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और साथ ही में दोस्तों जो विकास है ना, एक सीधी रेखा में ना होकर जबकि कैसा होता है दोस्तों, चक्रीय वर्तुलाकार होता है। तो याद रखना दोस्तों। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। तो दोस्तों यहाँ पर कई मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं मनोविज्ञान में जिन्होंने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया है, जैसे कि यहाँ पर पियाजे हो गए, वाटसन हो गए, इन सभी ने क्या है दोस्तों अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया है। तो बताइएगा यहाँ पर किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। पेस्टालॉजी, वाटसन, स्टैनले हल, जेम्स सल्ली। तो दोस्तों यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक है, 3 वर्षीय पुत्र, उनका पुत्र कितना बड़ा था दोस्तों, 3 वर्ष का था। तो उस पर अध्ययन किसने किया है, तो उस पर अध्ययन किया है पेस्टालॉजी ने। किसने किया है दोस्तों, यहाँ पर पेस्टालॉजी ने किया है अपने ही पुत्र पर। तो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बात वाटसन की हुई है, तो वाटसन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको याद कर लेना। ठीक है ना, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि भाई व्यवहारवाद का जनक कौन है। तो व्यवहारवाद का जो जनक है ना, वह वाटसन जी ही हैं। अब स्टैनले हल की बात होती है, तो दोस्तों इन्होंने जो किशोर अवस्था है ना, उसको बड़े तूफान, दबाव वगैरह इसकी मतलब विरोध की अवस्था बताया। और साथ ही में दोस्तों स्टैनले हल ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है एंडोलेंसेस। ठीक है ना, क्या है दोस्तों यहाँ पर एंडोलेंसेस, जो इनकी बुक है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बालक का विकास होता है। तो दोस्तों एक बालक का विकास कैसे होता है, सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर को तो बिल्कुल ही नहीं होता, दोनों ओर तो होगा ही नहीं। ठीक है ना, ना ये है। तो दोस्तों एक बालक रहता है, उसका विकास 2 तरह से होता है। कैसे होता है, एक तो सिर से पैर की ओर होता है और एक होता है दोस्तों केंद्र से बाहरी भागों की ओर। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सिर से पैर की ओर ऑप्शन में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर जो बालक का विकास रहता है ना, वह सिर से पैर की ओर होता है। और दोस्तों विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, बल्कि गर्भावस्था से लेकर दोस्तों मृत्यु तक यह चलती रहती है। वृद्धि जो रहती है ना, एक सीमित समय तक ही चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, विकास के संबंध में गलत कथन है। तो दोस्तों जो विकास है उसके संबंध में गलत कथन बताइए। यहाँ पर वर्तुलाकार गति, जैसा कि मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता चुका हूँ कि जो विकास है ना, वह एक सीधी गति से आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि चक्रीय और वर्तुलाकार गति से आगे बढ़ता है। और दिशा सिर से पैर की ओर होती है। ये दोनों के दोनों यहाँ पर सही हैं। यहाँ पर गलत कथन पूछा है, सार्वभौमिक प्रक्रिया। तो विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, मनुष्य का विकास होता है, ठीक है ना, जानवरों का विकास होता है, पशु पक्षियों का विकास होता है। तो ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो विकास है ना, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं चलता है, बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। कैसा चलता है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर जो विकास है ना, वह चलता है। लेकिन यहाँ पर विशिष्ट से सामान्य दिया, तो ये गलत हो जाएगा। और राइट आंसर हमारा यही वाला हो जाए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में गलत पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। तो दोस्तों जो गर्भधान रहता है उस काल की अवस्था कौन सी नहीं है, यहाँ पर आपके ऑप्शन हो जाएंगे शेषावस्था। तो दोस्तों यहाँ पर गर्भधान तो ठीक है ना, कब तक रहता है, 9 महीने 280 दिन तक। उसके बाद दोस्तों बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की जो अवस्था रहती है ना, वह शेषावस्था रहती है। तो यही जो अवस्था है ना दोस्तों, यही मतलब कि गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, और यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिम्बावस्था, बीजावस्था और भ्रूणावस्था।
ये सभी की सभी गर्भाधान काल की अवस्थाएं हैं। अब दोस्तों बात शिशुअवस्था की हुई है, तो जन्म से लेकर 5 वर्ष इसकी अवधि है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बाल्यावस्था आती है। कौन सी आती है? बाल्य अवस्था आती है, जिसकी अवधि 6 से लेकर 12 वर्ष है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से 12 से लेकर 18 वर्ष तक किशोर अवस्था की अवधि मानी जाती है। और दोस्तों और भी ज़्यादा मतलब 19-20 जो है ना वर्ष तक भी जो किशोर अवस्था है उसकी अवधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। तो दोस्तों जब एक बालक गर्भ में रहता है तो उसका सबसे पहले निर्माण किस चीज़ का होता है? बताइएगा, पैर का, सिर का, धड़ का, या फिर इन सभी का? तो दोस्तों जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बता ही चुका हूँ कि एक बालक का जो विकास रहता है ना सिर से पैर की ओर होता है। कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है। मतलब कि यहाँ पर सबसे पहले एक बालक के सिर का विकास होगा, फिर उसके प्रकार से उसके नीचे के जो अंग है ना उनका विकास होता चला जाएगा। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं सिर, ठीक है ना। गर्भ में सर्वप्रथम जो निर्माण होता है वह सिर का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? आपके ऑप्शन है 206, 230, 270 या फिर 320। यहाँ पर बात हो रही है जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। तो बच्चे कह रहे होंगे 206, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों 206 जो हड्डियां हैं ना वह जन्म के समय नहीं होती हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो हड्डियां रहती हैं ना वह मतलब छोटी छोटी रहती हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे किशोरावस्था तक बच्चा आता जाता है वह छोटी हड्डियां भी बड़ी मतलब हड्डियों के साथ जुड़ जाती हैं, तो उनको अलग नहीं गिना जाता। इसलिए दोस्तों यहाँ पर किशोर अवस्था में दोस्तों 6 हड्डियाँ रहती हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं दोस्तों जन्म के समय, तो 270 हड्डियाँ जो है ना शिशु में देखने को मिलती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जन्म के समय एक शिशु में 270 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। तो दोस्तों जो एक बालक रहता है अपनी माँ को कब पहचानना प्रारंभ कर देता है? 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में या फिर 3 माह में? तो बताइएगा, यहाँ पर एक बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 3 माह में। यदि एक बालक 3 माह का है और आप उसकी माँ की गोद से उसको अलग करेंगे तो वह रोने लगेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वह परिचित और अपरिचित में मतलब कि थोड़ा बहुत अंतर करने लगता है, अपनी माँ को तो पहचानने ही लगता है। इसलिए दोस्तों वह अलग होने पर रोकर अपने संवेग को प्रकट करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो बालक का जन्म होता है तो उस समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 300 ग्राम बिल्कुल नहीं होता, ना 400 ग्राम, ना 450 ग्राम, बल्कि एक शिशु का जो मतलब मस्तिष्क का भार रहता है वह 350 ग्राम रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कल्पना जगत में विचरण होता है। तो दोस्तों कल्पना जगत में मतलब कि बच्चे जो कल्पना में ही खोए रहते हैं, ठीक है ना, सोचते रहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मतलब कब विचरण करता है एक बालक? शेषावस्था में बिल्कुल करता है और किशोरावस्था में भी करता है, लेकिन बाल्यावस्था में नहीं करता है। निरुद्देश की भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है इसमें। और दोस्तों यहाँ पर शेषावस्था और किशोरावस्था इन दोनों में ही एक बालक जो रहता है ना वह कल्पना जगत में विचरण करता रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। यदि दोस्तों यहाँ पर किशोरावस्था ऑप्शन नहीं देता तो हम ओनली शेषावस्था देता, तो आंसर जो है ना वह हम शेषावस्था लगाते। इसी प्रकार से यदि शेषावस्था नहीं होता, किशोरावस्था होता, तो हम किशोरावस्था लगाते। लेकिन यदि दोनों ऑप्शन में है तो दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों ही अवस्था में एक बच्चा जो रहता है ना वह कल्पना जगत में विचरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। तो दोस्तों एक बालक जो मुख्य रंग रहते हैं ना उनकी पहचान कब कर लेता है? 4 वर्ष में नहीं करता, ना ही 3 वर्ष में, ना ही 2 वर्ष में। जबकि दोस्तों वह 5 वर्ष का हो जाता है तो बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान करने लग जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा नवीन 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो बताइएगा दोस्तों, यहाँ पर जो एक बालक रहता है ना वह मतलब कि 3 पहिए की साइकिल आपने चलाते देखा होगा और छोटे छोटे वाक्य बोलने लगते हैं, तो वह किस उम्र में या किस अवस्था में बोलते हैं? प्रौढ़ावस्था दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं होगा। किशोर अवस्था भी यहाँ पर दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि किशोर अवस्था में तो बच्चा 12 से 18 के साल के बीच में रहता है, तो काफ़ी मतलब बड़ी मांसपेशियों से किए जाने वाले कार्य करने लगता है। बाल्यावस्था भी नहीं होगा, ठीक है ना, 6 से 12 वर्ष की रहती, क्योंकि 6 से 12 वर्ष की उम्र में तो बच्चा बिल्कुल 2 पहिया साइकिल रहती है ना उसको भी चलाने लगता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शेष अवस्था जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था रहती है, और इसी अवस्था में जो बच्चा रहता है ना लगभग 4 से 5 वर्ष का रहता है ना, तो वह छोटे छोटे वाक्यों को बोलता है और 3 पहिया की जो साइकिल रहती है ना उसको चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट मतलब करने से पहले दोस्तों मैं आपसे मतलब कि दोस्तों एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर कॉल के बटन पर सेट कर लें, ताकि दोस्तों जो नेक्स्ट क्लासेस है ना उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और साथ ही में यदि आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है। तो दोस्तों एक बालक जो रहता है ना वह सर्वप्रथम किस घटना की ओर आकर्षित होना प्रारंभ करता है। आपके ऑप्शन है प्रकाश, माँ, ध्वनि या फिर भोजन। तो दोस्तों देखिएगा, एक बालक है तो वह भोजन की ओर तो आकर्षित होगा ही नहीं, ठीक है ना। अब ध्वनि की ओर हो सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे जो अच्छा है ना, मतलब कि इन तीनों से बेहतर वह प्रकाश ही है, कि मतलब एक जो बालक रहता है वह सर्वप्रथम प्रकाश की ओर आकर्षित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक बालक जिज्ञासा प्रकट करता है। अब जिज्ञासा का आप मीन्स समझ लीजिए। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, जिज्ञासा का मीन्स होता है कि मान लीजिए आप ही से छोटे छोटे बालक कई क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होता है, ये ऐसा क्यों है, ठीक है ना। तो ये उनका क्या रहता है, उनके मन में प्रश्न उठते हैं, जिज्ञासा उठती है। तो उसको क्या करना चाहिए, ठीक है ना। हमको या अपनों से बड़ों को, बच्चों के दमन तो बिल्कुल नहीं करेंगे कि बच्चों से कह दिया नहीं हमें नहीं पता, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। उसके बाद शांत, उत्तेजित, सक्रिय। तो यहाँ पर दोस्तों बच्चों के मन में जो भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई है ना, उसका दमन नहीं करेंगे, ना ही उत्तेजित करेंगे, ना ही सक्रिय करेंगे, बल्कि उसको शांत करेंगे, उसका आंसर बताएंगे क्वेश्चन का, ठीक है ना, ताकि उनकी जिज्ञासा शांत हो सके। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों अब यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है भारत की, पूरी दुनिया की नहीं हो रही है। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी, 1930 में, 1887 में, 1879 में या फिर 1590 में। तो भारत में बाल विकास की जो शुरुआत है ना वह 1930 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1930 में हुई थी। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रदर्शित करता है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों यहाँ पर डेफिनेशन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सीटेट और बाकी के जो टेट एग्जाम्स हैं ना उनमें पूछे जाते हैं। तो बताइएगा, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषता और योग्यता प्रदर्शित करता है, यह कथन किसका है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना। यह हरलॉक का है। किसका है दोस्तों, हरलॉक का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो दोस्तों मानसिक विकास से संबंध किसका नहीं है, देखेंगे अवबोध की क्षमता। तो दोस्तों यहाँ से अवबोध की क्षमता बिल्कुल यहाँ पर हम याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मानसिक विकास से रिलेटेड है। स्मृति का विकास, ये भी मानसिक विकास से रिलेटेड है। तर्क एवं निर्णय हम अपने माइंड से ही करेंगे ना, दिमाग से ही करेंगे ना, तो ये मानसिक विकास से संबंधित है। और सोचेंगे, ठीक है ना, समझेंगे। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। अब वजन तो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं ना कि शारीरिक विकास में आता है, और ऊंचाई काय में आता है दोस्तों, ये भी शारीरिक विकास में आता है। तो यहाँ पर दोस्तों कोई मतलब कि ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर आंसर लगाने में, कि दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर शिक्षार्थी का वजन, क्योंकि यही मानसिक विकास से संबंधित नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि शिक्षार्थी का वजन एवं जो और ऊंचाई है ना वह मानसिक विकास से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम कब होती है। शेषावस्था में, जो कि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की रहती है। बाल्यावस्था में, जो कि दोस्तों 6 से लेकर यहाँ पर कितने वर्ष तक रहती है, 6 से लेकर 12 वर्ष तक रहती है। या फिर किशोर अवस्था में 12 से लेकर यहाँ पर हम देख सकते हैं 18 वर्ष तक रहती है। तो दोस्तों इन सभी अवस्थाओं में जो बाल्य मतलब मनुष्य के शरीर की हड्डियों की संख्या रहती है वह ठीक रहती है, लेकिन सबसे कम जो है ना वह प्रौढ़ावस्था में रहती है। कब रहती है, प्रौढ़ावस्था में सबसे कम हड्डियों की संख्या रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या है। तो दोस्तों किशोर अवस्था की अवधि में अभी आपको बता चुका हूँ 12 से 18 वर्ष है। तो इसकी सबसे बड़ी, ठीक है ना, समस्या क्या है, वजन बढ़ाने की, तो ये तो नहीं है। शिक्षा की, ये भी नहीं, क्योंकि बच्चा मन लगा के वो ठीक पढ़ता है। समायोजन की हो सकता है और अच्छे परिणाम देने की, तो ये भी टेंशन नहीं है बच्चे को। यहाँ पर किशोर अवस्था की सबसे ज़्यादा जो समस्या उत्पन्न होती है ना वह समायोजन में होती है। अब समायोजन में कैसे होती है कि दोस्तों जो 12 से लेकर 18 वर्ष का जो एक बच्चा रहता है ना, उसका किसी कारणों से अपने माता पिता से मतभेद होता रहता है, ठीक है ना। और उसके बाद में दोस्तों हम वहीं पर बात करेंगे, वह समायोजन नहीं कर पाता है ठीक से। उसके बाद में वह फ्यूचर को लेकर टेंशन में रहता है, अपनी पढ़ाई को लेकर टेंशन में रहता है। तो इस प्रकार से वह परिस्थितियों से समायोजन करने में मतलब उसको प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर किशोर अवस्था की सबसे बड़ी और प्रमुख समस्या जहाँ पर दोस्तों किसको माना गया है, तो यहाँ पर
समायोजन को ही माना गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था, यह कथन किसका, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। कई बार दोस्तों सीटेट में आ चुका है, आईएमपी लिख लेना, ठीक है ना, स्टार लगा लेना अपनी कॉपी में नोट करके। यहाँ पर देखिएगा, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था, यह कथन किसका, तो यह स्टैनली हल का कथन है। किसका कथन है, स्टैनली हल का कथन है। और दोस्तों इन्होंने एंडोलेशियर नाम की एक बुक भी लिखी है, ठीक है ना। याद रखना कौन सी, एंडोलेंसिस। एंडोलेशियर मतलब कि जो मतलब किशोर अवस्था ना, वह शब्द से उत्पन्न हुआ है। स्किनर ने दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया चूहों पर प्रयोग करके, और उन्होंने पुनर्बलन को महत्व दिया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग करके उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। सीखने के मुख्य नियम 3 दिए इन्होंने, कौन कौन से थे, यहाँ पर देख लीजिए, तत्परता का नियम, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रभाव का नियम, और एक और था कौन सा, अभ्यास का नियम। और यहाँ पर इन्होंने गौण नियम भी कितने दिए, 5 दिए, उनको याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस आप इतना ही रखना। और हम लोगों ने जो थॉर्नडाइक है ना, इनके सिद्धांत को कंप्लीट तौर पर यहाँ पर दोस्तों एक अलग से क्लास में पढ़ लिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। पियाजे, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलव, इनके सिद्धांत को हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट करके रखा हुआ है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं को नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी जरूर से बताएं, और एक लाइक जरूर से करें, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के ऑल के बटन पर यहाँ पर ऑन जरूर से कर ले। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं को नेक्स्ट क्लास में।